कल हम लोग केस 1 पढ़े थे। बी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे परपेंडिकुलरली। अभी भी परपेंडिकुलरली ही करेंगे, लेकिन पिछले क्लास में हम लोग इंटरफेस के परपेंडिकुलर भी थे, बी फील्ड के परपेंडिकुलर भी थे और इंटरफेस के परपेंडिकुलर भी थे। क्या हुआ? हाँ, केस 2। ये यूनिफॉर्म बी फील्ड है और बी फील्ड इनवर्ड। पता नहीं लग रहा है कूलिंग नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है। गर्मी लग रहा है ना। देखिए, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो बाउंड्री है ये मान लिया जाए ए है। ये बाउंड्री से ये थीटा एंगल बना रहा है। स्पीड भी है, डायरेक्शन आप देख रहे हैं। तो सेंटर जो है कहाँ लाइज करेगा? सेंटर किस लाइन पे लाइज करेगा? फोर्स के डायरेक्शन में सेंट्रलाइज करता है। तो फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू भी क्रॉस बी। भी पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो बी पे परपेंडिकुलर का मतलब इस लाइन के अलोंग हो सकता है। अब मतलब है जो इधर सेंटर होगा कि फोर्स किधर लग रहा है, इधर या इधर? इस तरफ। आप देखिए, बी का डायरेक्शन ये है और भी का ये डायरेक्शन है, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा तो भी पर भी परपेंडिकुलर होगा तो इधर आएगा। इसको हम सेंटर मानते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अब देखिए, यहां से हम परपेंडिकुलर डाले तो एक हम सिमिलर ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर ए पॉइंट से निकलेगा, ये हुआ आर, ए सी हुआ आर, तो ये भी कितना होगा? आर होगा। यहाँ पर आर पे वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सेंटर इधर है तो इस तरह से ये आएगा, इस तरह से
आर्क पे वेलोसिटी जो है ये अगर थीटा है, ये है 90, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये कितना होगा थीटा। उसी तरह से अब देखिए ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ये आर है, ये आर है ना, तो ये 90 है तो ये भी, तब ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा, ये बताए। अच्छा एक चीज रुकिए, ये आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, ये बताइए। ये ए है, ये बी, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, है ना। अच्छा 90 माइनस थीटा होगा ये, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्या कि ये इस पे परपेंडिकुलर है ना, ये है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा थीटा होगा। तो यहाँ पे किस एंगल से एंटर कर रहा है, थीटा एंगल से, आउट भी किस एंगल से हो रहा है, थीटा एंगल से। आप इसको ऐसे देखो, मैं यहाँ से आपको ऐसे भी दिखा, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये आर है, ये आर है, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। अगर साइड सेम है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये थीटा, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा होगा। अब यहां से अगर आप परपेंडिकुलर दोगे तो ये 90 है, ये 90 है, तो ये बाइसेक्ट करेगा, ये थीटा हो जाएगा। अब आप अगर यहाँ पे देखो, आर पे वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर, ये लाइन है, आर पे वेलोसिटी क्या है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा, समझ में आई, नोट कर लिया है। रेडियस कितना हो जाएगा, पहला mv बाय qb, रेडियस पूछ सकता है। दूसरी बात, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देखो ये है, ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो इन फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, ये अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लें, इसको ओरिजिन कहें और इसको वाई एक्सिस कहें, तो फाइनल वेलोसिटी ये है, तो ये v cos थीटा v sin थीटा इधर होगा, माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप, इनिशियल वेलोसिटी ये होगा v cos थीटा j कैप और v sin थीटा है ना, होगा।
तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा -2v साइन थीटा आई कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मतलब वो कंपोनेंट, हाँ, जो ये ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, हाँ, ये है भी साइन थीटा, ये ए है, और ये बी है, ये है भी साइन थीटा, इधर है भी कॉस थीटा, इधर है भी कॉस थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, 0। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2v, मतलब बाउंड्री लाइन के पैरेलल जो है उस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, बाउंड्री लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है चेंज इन वेलोसिटी होगा। जिस तरह से कॉलिजन में होता है, मतलब वॉल, अगर इसको हम एक तरह से वॉल ट्रीट करें तो वॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा या चेंज इन वेलोसिटी होगा, वॉल के पैरेलल के अलोंग चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है। ये मैकेनिक्स में हम लोग करते हैं कॉलिजन में। ये हो गया। थर्ड में आइए, डेल्टा टी, टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field, ये टोटल है 2 थीटा, तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 2r थीटा। ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो गया 2r थीटा बाय v, r बाय v लिखेंगे हम लोग 2 थीटा, r बाय v लिखेंगे तो m बाय क्यू बी, तो m बाई क्यू बी इंटू 2 थीटा हो गया। थीटा मस्ट बी इन रेडियन, टू थीटा m बाय क्यू बी। देख लिए। अब है एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड। एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बाय टाइम इंटरवल। आपको पता है जो y एक्सिस के अलोंग चेंज इन वेलोसिटी 0 है, तो ये जो होगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस होगा बाय डेल्टा टी। तो ये हम लोग निकाले थे 2mv साइन थीटा, यही ना, और डेल्टा टी अभी निकाले हैं 2 थीटा m बाय क्यू बी ऊपर चला गया, 2 कैंसल, m कैंसल, तो ये हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी
साइन थीटा बाय थीटा। आज आकाश में टेस्ट भी था। आकाश में टेस्ट था आज। 11th का रिवीजन था, लेकिन कुछ बच्चे को अच्छा ड्रॉपर का टेस्ट था। ड्रॉपर का टेस्ट। नोट कर लिए? अब देखिए, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू d है। मतलब b फील्ड का विड्थ कितना है? d है। यहाँ पे r जो है, रेडियस जो है, d से बड़ा है। रेडियस क्या है? केस थर्ड लिखिएगा। केस थर्ड में रेडियस जो है d से बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा? चार्ज पार्टिकल b फील्ड को क्रॉस करेगा, ताकि रेडियस क्या है? बड़ा है। इसको हम बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, साथ साथ ये जो बाउंड्री है इसके भी परपेंडिकुलर है। ये भी है, ये प्लस क्यू है, ये एम है। फोर्स जो होता है भी पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब सेंटर इधर होगा या इधर होगा, यही देखना है। भी है, ये बी अंदर है, तो भी क्रॉस बी करोगे एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो मान लो ये सेंटर, ये ए है, तो ये ए से सी का ये हुआ रेडियस। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, क्या कि लग नहीं रहा है जी से बड़ा है। ये सी हुआ, ये तो ये जो है इस तरह से आर्क बनेगा। लेकिन चूंकि आर्क जो है डी से बड़ा है तो बाहर निकलेगा। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो बी फील्ड 0 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, उस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं ना, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब ये जो हुआ, हाँ, यहाँ तक तो स्पीड उसका सेम रहेगा, यहाँ तक स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब देखो, तो जब यहाँ पे निकलेगा वो तो भी ही स्पीड से निकलेगा, और वेलोसिटी पे रेडियस क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। थोड़ा सा नीचे आ गया है।
ये एक्चुअली इस पे परपेंडिकुलर है, हाँ, या इस पे ये परपेंडिकुलर। तो ये पहले जा रहा था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लो, अब ये ऐसे कर्व हो गया, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ये एंगल इतने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, और लीनियर डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये हुआ y। इसको y एक्सिस कह रहे हैं, इसको ओरिजिन ले रहे हैं, इसको x एक्सिस कह रहे हैं। ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बोलिए। तो इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है, दो स्ट्रेट लाइन है और ये अल्टरनेट एंगल है, दिख नहीं रहा है, हो सकता है। अब कुछ दिख रहा है, अब देखिए आप, ये यहां से यहां डी है, तो ये भी क्या होगा, ये एंगल ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा ये बताइए, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। ये है r, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन थीटा परपेंडिकुलर का मतलब d हुआ, हाइपोटेनियस का मतलब r हुआ, है ना। r कितना होगा, mv बाय qb, तो साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया d बाय r यहां से निकाल लेंगे आप, तो अगर r का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा qbd बाय mv ना। तो थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन की, अब हमको y निकालना है, ये हुआ एंगुलर डिफ्लेक्शन, y हुआ लीनियर डिफ्लेक्शन। अब देखिए, ये अगर y है, यहां से यहां r, सॉरी, हाँ, यहां से ये r है, तो r माइनस y इक्वल टू क्या होगा, r माइनस कितना, टोटल में से y को घटा देंगे, r माइनस, नहीं, हाँ, नहीं, गलत हो गया ना, टोटल में से इसको घटाना होगा, ये कितना होगा, r cos, तो r माइनस r1 माइनस साइन थीटा निकला हुआ है तो cos थीटा निकल जाएगा, r हो गया mv बाई qb 1 माइनस cos थीटा, where sin theta equal to d by r। क्वेश्चन लिखिएगा, a proton, a deuteron, a proton, a deuteron and
an alpha particle moving with equal kinetic energies, moving with equal kinetic energies, enter perpendicularly into a magnetic field, enter perpendicular into a magnetic field if Rp, Rd and R alpha if Rp, Rd and R alpha are the respective radii of the circular paths. Find the ratio of Rp by Rd और दूसरा Rp by R alpha. हमने आप लोगों को बताया है R इक्वल टू mv बाय qb और ये है लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम होता है 2mk रूट ओवर बाय काइनेटिक एनर्जी सेम है और बी फील्ड सेम है, नहीं है तो R जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बाय रूट m बाय q। तो Rp बाय Rd अगर लिखना चाहते हैं तो Mp बाय Md रूट ओवर और ये हो जाएगा Qd बाय Qp। अब एक चीज देखिए, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन का मतलब हुआ 1h1, न्यूट्रॉन का मतलब हुआ और अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ हीलियम न्यूक्लियाई। तो चार्ज कितना हुआ? 1e और 2e और मास जहाँ तक है, अगर हम एक प्रोटॉन के मास को m लेते हैं तो यहाँ पे 2m होगा और यहाँ पे 4m हुआ। हो गया नोट सभी का? इस चीज को भी याद रखिए माइंड में, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। m क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। यहाँ पे हम ये चार्ज पार्टिकल है, इसका मास m है, V है। ये एंगल थीटा है।
ये एंगल 45, ये 1 × 10⁻⁷ बी फील्ड जो है 1.1 टेस्ला। लिखोगे फाइंड द टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल in the region of magnetic field after entering it at point E या A, जो A E कहते हैं, after entering at point E, कितने एंगल से ये एंटर कर रहा है पता चल रहा है आपको। और एंड लिखोगे एंड विथ व्हाट एंगल द पार्टिकल इमर्जिंग फ्रॉम द बी फील्ड। from the straight line as shown in figure। जिस लाइन से 45 एंगल बना रहा है उसी एंगल से वो कितने एंगल से बाहर निकलेगा। फोर्स किधर लगेगा, किधर नीचे, इधर इस भी पे परपेंडिकुलर होगा ना। और किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा। हाँ, क्या कि भी ये है, बी ये है, तो भी क्यू भी क्रॉस बी करेंगे। बी आउट है ना, तो भी क्रॉस बी करेंगे। भी क्रॉस बी करेंगे तो इधर आएगा। ये इसका फोर्स ऐसे लगेगा, तो जितना ये होगा, यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाओगे तो सिमिलर ट्रायंगल बनेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से निकलेगा ये, तो ये जो होगा ऐसे होगा, और ये आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये 45 है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना होगा 45। ये पूरा ट्रायंगल को देखिए आप, तो ये अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो ये कितना होगा 45। तो ये कितने एंगल से बाहर आएगा, 45 डिग्री से बाहर आएगा ना। जितने एंगल से एंटर करेगा उतने ही एंगल से। और ये जो है ये एंगल तब कितना हो जाएगा 2 थीटा। अगर इसको थीटा थीटा कह रहे हैं तो ये 2 थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। तो इसको हम फाई अभी तत्काल कह रहे हैं, तो फाई इक्वल टू क्या होगा L/R। तो ये हो जाएगा R फाई, और फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2R पाई माइनस, ये 90 हो जाएगा ना, पाई/2। ये जो फाई होगा कितना होगा, मतलब 2 पाई माइनस 2 थीटा, यही ना होगा।
थीटा है 45, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 90 ना, तो कितना हो जाएगा 3 पाई/2। ये हाँ नहीं यहाँ पे तो 2 बाहर ले लिया है ना, तो ये हो जाएगा कितना पाई/2 हो जाएगा ना। ये तो गड़बड़ आ रहा है, रुको, फाई निकाल लिए हैं, तो ये हो गया r इंटू 3 पाई/2। डेल्टा टी कितना होगा, डिस्टेंस हुआ l, स्पीड v हुआ, तो ये हो गया r/v इंटू 3 पाई/2, तो ये हो गया 3 पाई/2 और r/v क्या हो जाएगा, ये होता है r होता है mv/qb, तो ये हो जाएगा m/qb। इतना टाइम वो स्पेंड करेगा बी फील्ड में। QBM दिया हुआ है, वैल्यू निकाल सकते हैं, नोट कर लिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब अभी तक जितना भी मोशन हमने देखा है उसमें आप एक चीज कॉमन है, जो वेलोसिटी वेक्टर बी फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखेंगे जो वेलोसिटी वेक्टर और बी फील्ड के बीच कुछ एंगल बनेगा, 90 नहीं होगा, 90 से कम होगा। तो आप लिखेंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, when charge particle is moving at an angle theta, ब्रैकेट में लिख लीजिए थीटा लेस देन 90 डिग्री, at an angle theta with the B field या to the B field, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू मास m, ये एंगल थीटा है। बी और भी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक अलोंग भी और एक भी के परपेंडिकुलर। ये जो है ये भी बी के परपेंडिकुलर है और ये बी के पैरेलल है, तो ये होगा भी कॉस थीटा और ये होगा भी साइन थीटा, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो बी फील्ड पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट के चलते मोशन कैसा होता है, बी फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके चलते मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो वेलोसिटी है ये बी के अलोंग है, तो उस पर तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं, भी और बी पैरेलल है, क्यू भी क्रॉस बी, तो साइन 0 होगा, तो कोई इस पे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो पार्टिकल के पास दो मोशन है, एक यहां से देखो, अगर ये वाला वेलोसिटी नहीं रहता तब तो यहां से चलता तो यहां पहुंच जाता है ना, लेकिन वाई वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है,
तो इधर भी तो टी टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। तो पार्टिकल अब यहां से यहां चलेगा, लेकिन अब पहुंचेगा यहां पे। काहे कि ये इतना डिस्टेंस तो वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे होगा ना, पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। काहे कि वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी, एक बी फील्ड के परपेंडिकुलर है, उसके चलते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, और बी फील्ड के अलोंग जो है वहां पे रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो दोनों मोशन को अगर सुपरपोज करके देखा जाए तो इट्स मोशन इन हेलिकल पाथ। लिखिएगा, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, the component of velocity parallel to B field, that is V cos theta, it experiences no magnetic force, and it moves with constant speed V cos theta. It moves with constant speed V cos theta. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, while component of velocity, दबा दीजिए, हो गया। क्या हुआ? परेशान करते थोड़ा सा की वजह नहीं बता रहा। अब नियति बीच में बैठेगी, आपको इधर कर देगी। नेट मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, net motion of charge particle will be superposition of motion due to V cos theta and V sin theta, and hence particle moves in a helical path. As shown in figure given below. देखिए, मान लीजिए ये y है और ये जो डॉट है, ये डॉट जो है ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस, ये z एक्सिस, ये है x, ये है y, ये है z। तो अगर आप इसको वेलोसिटी दोगे चार्ज पार्टिकल को, ये प्लस क्यू है, इसको वेलोसिटी भी दे रहे हैं। तो एक तो ये इस मतलब वाई जेड प्लेन है ना, तो वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। वाई जेड प्लेन में क्या होगा? वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। सो बताइए, सर्कुलर मोशन तो ऐसे ऐसे होगा ना, तो ये जेड के परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई प्लेन में होगा। सर्कुलर मोशन जो होगा एक्स वाई प्लेन में होगा और रेक्टिलिनियर मोशन जेड एक्सिस के अलावा। तो ये जो होगा ऐसे होगा, ठीक है।
और ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है। सर्कुलर जो मोशन है वो किस प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में। और ट्रांसलेटरी मोशन जो हो रहा है अलोंग जेड एक्सिस। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। और ये देखिए आप, दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये इसको पिच कहते हैं। PITCH। PITCH, इसको हमने कहा था पिच। पिच को कॉमनली पी से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो इधर होगा v cos थीटा, सॉरी v cos थीटा इधर होगा, v पैरेलल, और ये होगा v परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा v साइन थीटा। रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, v साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन। हाँ, और ये रेक्टिलिनियर मोशन, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इस तरह का मोशन होगा। तो रेडियस का एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखेंगे वो होता है v परपेंडिकुलर mv परपेंडिकुलर बाय qb। तो ये हो जाएगा mv साइन थीटा बाय qb। रेडियस मैक्सिमम होगा कब? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, और तब जब थीटा 90 होगा उस केस में रेडियस मैक्सिमम होगा। अब है टाइम पीरियड, 2 पाई r बाय v परपेंडिकुलर। तो देखो r बाय v परपेंडिकुलर m बाय qb ही होगा। तो 2 पाई m बाय, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है लेकिन टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। टाइम पीरियड पे फर्क नहीं आएगा तो ओमेगा और एफ ये तीनों कांस्टेंट रहेगा। काहे कि v बाय आर जो होता है इसको ओमेगा कहते हैं और ये कांस्टेंट होता है। नहीं, v बाय आर परपेंडिकुलर लोगे तो ये टाइम पीरियड, एंगुलर स्पीड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसको, ये जो ओमेगा है ना, इसको रेजोनेंस, ये जो प्रिंसिपल है R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, ये यूज होता है साइक्लोट्रॉन में। तो इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये जो है क्यू बी बाई 2 पाई एम, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का नाम क्या दिया गया है? साइक्लोट्रॉन। इस फ्रीक्वेंसी को साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो उसको सर्कुलर मोशन में प्रोवाइड करता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है जो जब हर एक बार जब वो गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जब भी वो सेमी सर्कुलर पाथ को कवर करके उस गैप में जाता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक बार उसकी स्पीड को बढ़ाता है Q इंटू भी, तो रोटेट भी करता है, स्पीड भी बढ़ते जाता है। एक समय आता है जब एनफ एनर्जी एक्वायर कर लेता है तो किसी हम लोग ऐसे एलिमेंट में वो बम्बार्डिंग कराते हैं जहां से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। V इक्वल टू ओमेगा, तो V बाय क्यू बी बाय एम, राइट। यहाँ क्या होगा, क्यू बी बाय एम होगा, V बाय आर क्यू, हाँ। तो 1/T कितना हो जाएगा, ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा था ये। मेडिन कहाँ का है ये, कहाँ है मेडिन, चाइना। देखें जरा ये मेडिन क्या है। इस तरफ से लिखा हुआ है जो चाइनीज ही लग रहा है। ये सब चाइना ही वाले के ब्रेन में आता है, उसका लगता है खोपड़ी थोड़ा ज़्यादा विशाल है। नहीं, उसका हाइट छोटा है ना, इसीलिए हाइट छोटा है। लगता है छोटा आदमी का खोपड़ी बड़ा होता है और बड़ा आदमी का खोपड़ी छोटा होता है। चलिए अब लिखिएगा पिच। दो तरीके से डिफाइन इसको कर सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव सर्कुलर टर्न्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी पिच कहते हैं, या वन टाइम पीरियड में बी फील्ड के अलोंग जितना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, या बी फील्ड के अलोंग में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या कहेंगे, पिच कहेंगे। तो लिखिए, इट इज द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन, it is the consecutive distance between two circular turns और करके लिख सकते हैं, it is the distance traveled, it is the distance traveled in the direction of B field, in the direction of B field in one time period। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। बी फील्ड के अलोंग स्पीड कितना है, v पैरेलल इनटू t, s इक्वल टू ut है और कुछ नहीं है। बी फील्ड के अलोंग ये है बी फील्ड, बी फील्ड के अलोंग वेलोसिटी भी cos थीटा है, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, और t इक्वल टू क्या होता है 2πm बाय क्यू बी, यही ना होता है। तो पिच का एक्सप्रेशन ये हो गया। नेक्स्ट में लिखिएगा, एक में आपने देखा जो थीटा 90 डिग्री था और तब बी फील्ड के परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किए, अभी थीटा जो है लेस देन 90 हुआ। अब बी फील्ड के अलोंग अगर हम प्रोजेक्ट करें, लिखिए, अच्छा रुकिए, ये बी फील्ड है, चार्ज पार्टिकल को
हम बी फील्ड के अलाउंग, अभी आप लोग फिगर मत बनाइएगा। तो ये थीटा इक्वल टू 0 हुआ, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स यहाँ क्या लगेगा? तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ये बी फील्ड है, पैरेलल या एंटी पैरेलल, थीटा इक्वल टू 180, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। पाथ will be a straight line। पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। लिखिएगा आप, लिखिए, उसके बाद फिगर बनाइएगा। इफ चार्ज पार्टिकल is moving parallel or anti-parallel to B field, the magnetic force is always 0. So it will move in a straight line. फिगर बना लीजिए। अब लिखेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल in an uniform electric field। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, लेकिन वो आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये मान लो कैपेसिटर का प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू, कोई बोल ही नहीं रहा है, लग रहा है क्लास में हम अकेले हैं। लग रहा है क्लास में हम अकेले हैं, अकेले पढ़ा भी रहे हैं और अकेले पढ़ भी रहे हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर के डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक बात बताइए, अगर फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो तो पाथ क्या हो सकता है? ये हमको बताया, फोर्स परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी पे या एक्सीलरेशन हो परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे, तो मोशन कैसा हो सकता है?
एक्सीलरेशन कांस्ट, देखिए सर्कुलर तब होता है जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक्सीलरेशन, जहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तब पाथ क्या होता है? दो पाथ हो सकता है, आइदर स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। तो यहाँ पे इसका पाथ हो जाएगा पैराबोलिक, इसके बाद तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मान लो ये P पॉइंट है, ये X है, ये Y है। X है, मान लो ये लेंथ L है। X इक्वल टू कितना है? L है। और ये Y जो भी हो, यहाँ पे ये एंगल थीटा है और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है। जब ये कैपेसिटर से जस्ट बाहर निकल रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी v है। तो x एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या लग रहा है? 0। एक्सीलरेशन क्या है? 0। तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना होगा? v0। उसके बाद फोर्स अलोंग y एक्सिस Q into E, acceleration along y-axis QE by m, इसका मास m है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो ये होगा v0 t। एक इक्वेशन ये हुआ। y एक्सिस के अगर हम अलोंग लिखें u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। u y कितना है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है? तो ये 0 हो गया, ये हो गया हाफ। ए वाई कितना है? सॉरी, टी स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 से हम टी का वैल्यू निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा? हाफ क्यू ई बाय एम, और ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया क्यू ई बाय 2m वी स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी पैराबोलिक। x का वैल्यू अगर l पुट कर देंगे तो ये y निकल जाएगा, समझ रहे हैं? अब एक चीज देखिए, यहाँ पे तो वी एक्स इक्वल टू वी नॉट ही होगा, और मान लीजिए ये वी वाई है। हाँ, हम थीटा निकालना चाह रहे हैं। वी वाई क्या होगा? यू वाई प्लस ए वाई टी। तो ये तो 0 है, ए वाई हो गया फोर्स बाय मास, और टी इक्वल टू हो गया एक्स बाय बी नॉट। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? वी वाई बाय वी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? क्यू ई बाय एम एक्स वी नॉट, और वी एक्स है वी नॉट, नहीं? तो ये हो जाएगा इतना एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2E हो जाएगा। इतना तो होगा ही, प्लस इंटू, तो टेन थीटा को न कितने एंगल से पार्टिकल बाहर निकलेगा कैपेसिटर से वो हम निकाल सकते हैं। क्यूई कुछ नहीं फोर्स है, और फोर्स इंटू एक्स है, वर्क डन है, वर्क डन बाय 2K। नेक्स्ट क्लास यहीं पे अभी ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन 0 होगा। उस समय का क्या रिलेशन निकलता है